बिना वीसी फंडिंग के आप लोग Amazon और Flipkart के भी टॉप सेलर्स बन गए। आप कर कैसे रहे? वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट। लगभग 2014-15 की बात है। 2-3 ब्रांड है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। मामा अर्थ, बोट, जो बहुत आगे बढ़े उस टाइम क्योंकि वो प्रोडक्ट लोगों को सूट कर रहा था। आपका फर्स्ट 1 करोड़ कब बना? हमने तो फर्स्ट ईयर में 16 करोड़ का बिजनेस कर दिया। क्रैक किया। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रैक किया आपने? एक मसाले का छोटा पैकेट, अंदर 100 करोड़ का विजन, ये कैसे कर रहे हैं आप? इंडिया का पॉपुलेशन देखिए आप, 150 करोड़ का पॉपुलेशन होने वाला है। क्या नहीं हो सकता यहाँ पे? लोग सोचते हैं मसाले सिंपल होते हैं, पर सच कुछ और ही है। MDH और एवरेस्ट के जमाने में ज़ौफ कैसे अपना ब्रांड बना के टक्कर दे। अगर आज घर बैठे कोई मसाला ब्रांड बनाना चाह रहा है अपना, उसको जानना है कि एक फैक्ट्री में चीजें दिखती कैसी है। स्पाइसेस एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसका इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। ये ज़ौफ शुरू करना आपके लिए एक इमोशनल डिसीजन था या स्ट्रैटेजिक? ब्रांड जब बन रहा है, ब्रांड बनता हुआ दिखता है और आपको लगता है कि आपने इतना मेहनत किया है तो वो इमोशनल मोमेंट है। I had शिल्पा शेट्टी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। खड़े मसाले मतलब ज़ौफ। शुरुआती दिनों से कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का क्वालिटी, पैकेजिंग, एक ब्रांड एम्बेसडर और हमारा जो मार्केटिंग पोस्टिंग था उसके वजह से इनिशियल रिस्पॉन्स ही हमें अच्छा मिला। तो आप उसका ROI मेजर कैसे करते हैं? जिपलॉक ने ही ज़ौफ को ज़ौफ बनाया। जब भी एक फाउंडर एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है उसका सबसे पहला मेन काम क्या है कि वो क्या सॉल्व कर रहा है। स्टार्टअप तो कोई भी चालू कर देगा, हर किसी को लगता है कि मेरा भी एक स्टार्टअप है। मैं जब बहुत सारे लोगों को बताता भी था तो लोग हंसते थे कि मसाले वो भी ऑनलाइन, हर घर के बगल में मिलता है मसाले और कौन ऑनलाइन खरीदेगा। लोगों का ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर बदलता गया, फिर कोई कॉमर्स आ गया और मुझे पता चला कि कोई कॉमर्स 10 मिनट्स में डिलीवरी कर रहा है। वो मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट बन गया कि ज़ौफ नाउ एट ब्लिंकिट। आप जहां ज़ौफ वहां इन 10 मिनट्स। अगर एक नया स्पाइसेस ब्रांड है, एनीथिंग इन फूड कैटेगरी, कितना टाइम लगता है और प्रोसेस क्या है ब्लिंकिट में लॉन्च करने का? और क्या परसेंटेज आपके पास रहता है? कितना आपको प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है? लिस्टिंग स्टफ प्रोडक्ट कैटेगरी को देखते हुए 25% से लेकर 40% तक है। जो हमारा लेटेस्ट कैंपेन आया है वो ये बोलता है कि खड़े मसाले मतलब ज़ौफ। सबको पता है खड़े मसाले मतलब ज़ौफ। सो हम इस कैटेगरी को ही ओन करना चाहते हैं। इन्वेस्टर प्रेशर पे बहुत ज्यादा नॉइज है मार्केट में। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपको बूटस्ट्रैप्ड रहना चाहिए था और फंडिंग नहीं उठानी चाहिए थी? तो पोस्ट शार्क टैंक यू गॉट लकी। हम लेके आए हैं ज़ौफ। आपने किन से पैसा उठाया है? whether it's a PE, whether it's a VC या एंजल फंड है। टॉप 3 मार्केटिंग चैनल्स जहां से सबसे ज्यादा ROI मिला। लगभग आपने एक ब्रांड बनाने में अभी तक कितना स्पेंड कर लिया होगा इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, मार्केटिंग, एड्स, एवरीथिंग? सो अगर मैं नंबर्स की बात करूं Hi and welcome to Venture Voices with Muskan. Today we have Mr. Akash Agrawal, founder of ज़ौफ Foods, as seen on Shark Tank India Season 2. Very welcome, Akash. थैंक यू। आकाश, लोग सोचते हैं मसाले सिंपल होते हैं, पर सच कुछ और ही है। आप बताएं हकीकत क्या है? ज़ौफ का पहला मसाला पैकेट कब, कैसे और क्यों बना? देखिए मुझे ना ब्रांड बनाने का शौक कॉलेज टाइम से था। फैमिली बिजनेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग का 2010 में पापा ने स्टार्ट किया था। सो जब मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ मैं आके फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। जैसे नॉर्मली किसी भी फैमिली में होता है कि आप आओ और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, बट कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि वहां मैं एक ब्रांड नहीं बना सकता और मैं वैसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकता जैसा मैंने कॉलेज टाइम में सोचा था कि मुझे खुद का कुछ बनाना है। सो मैंने रिसर्च करना चालू किया और फूड कैटेगरी में मुझे समझ में आया कि स्पाइसेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया में नहीं, इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए ही जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। यस। सो काफी रिसर्च करने के बाद फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम स्पाइसेस का प्लांट डाल रहे हैं एंड 2018 में हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वहां से भी ज़ौफ की जर्नी शुरुआत होती है। ज़ौफ शुरू करना आपके लिए एक इमोशनल डिसीजन था या स्ट्रैटेजिक? मुझे कुछ बिल्टअप करना था। इमोशनल तो अब हो गया है क्योंकि ब्रांड जब बन रहा है, ब्रांड बनता हुआ दिखता है और आपको लगता है कि आपने इतना मेहनत किया है और कहीं ना कहीं वो फ्रूट आपको मिल रहा है तो वो इमोशनल मोमेंट है। लेकिन उस टाइम जो ये सोच के स्टार्ट किया गया था वो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट था कि मुझे कुछ बनाना है। और जो गैप हमने देखा स्पाइसेस में उस टाइम में, वो आज समझ में आ रहा है कि हमने गैप सही देखा था। वो बिल्कुल फिल होता हुआ दिख रहा है, जैसा हमने एग्जैक्टली सोचा था वैसा ही हो रहा है। सो दोनों है, स्ट्रेटेजिक भी था और इमोशनल भी अब है। इमोशनल भी है, राइट। अगर आज घर बैठे कोई मसाला ब्रांड बनाना चाह रहा है अपना, उसको जानना है कि एक फैक्ट्री में चीजें दिखती कैसी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएं कि एक दिन के अंदर ज़ौफ में अंदर दिखता कैसा है। देखिए मसाले तो ऐसे हैं कि आज भी बहुत सारे लोग घर में ही बना के बेच दे रहे हैं। इंडिया में नहीं बोलते बोलते मुझे लगता है 1000 से ज्यादा तो ब्रांड होंगे या 1000 से ज्यादा तो बेचने वाले होंगे, ज्यादा ही होंगे इनफैक्ट। बट अगर फैक्ट्री की बात करें, आप एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना पाते हैं। जैसे मेरा एजुकेशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है और अगर वहां पे आप फूड स्टैंडर्ड देखेंगे ना वो बहुत हाई है।
जब आप घर में बनाते हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि किसी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट में कुछ उसके एसओपीज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिसमें कि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना रहता है। फैक्ट्री में हम वो सारा स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं कि जब प्रोडक्ट आता है, स्पाइसेस एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बहुत सारे डस्ट, बहुत सारे गंदगी लेके आता है अपने साथ, तो उसका क्लीनिंग प्रोसेस है। जब क्लीनिंग होता है फिर ग्राइंडिंग प्रोसेस है, ग्राइंडिंग होता है, पैकेजिंग है। ये सारी चीजें विद मैनुअल इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरवेंशन, या ऑटोमेटिक हो सकता है। तो हमारा प्लांट ऑटोमेटिक है, आपने एक बार मटेरियल को डाल दिया क्लीन करने के लिए, सीधा आपको पैकेट में पैक होके मिलता है। सो यही डिफरेंस है। फैक्ट्री में जब आप कोई चीज बनाते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ बनाते हैं, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा नीड है, खासकर स्पाइसेस में अगर मैं बात करूं। जब हम उस टाइम सर्वे कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, हमें ये पता चला कि स्पाइसेस इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट अडल्टेटेड कैटेगरी है फूड में। सो जब हम बात करते हैं 1000 ब्रांड है, डेफिनेटली है इंडिया में, बट अडल्ट्रेशन भी उतना ही है। सो फैक्ट्री में आप वो एक स्टैंडर्ड दे पाते हैं। आज जो भी जॉफ का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इतना तो है कि वो प्रोडक्ट अडल्टेटेड नहीं है, आपको एक प्योर स्पाइसेस प्रोडक्ट मिल रहा है, उतना गारंटी जॉफ देता है। सो वही हम फैक्ट्री में करते हैं। तो टेस्ट और हेल्थ दोनों बैलेंस्ड है। बिल्कुल, मतलब टेस्ट तो आता ही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं कूल ग्राइंडिंग, वो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्पाइसेस का अरोमा ऑयल इंटैक्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं टेस्ट बेटर आता है। उसके साथ साथ जो मैंने बात किया, एक प्रोसेस है, हम एक क्लीन वे से स्पाइसेस को बनाते हैं, जिस फॉर्म में वो आता है क्लीन करके प्रोसेस करके पैक करते हैं। सो टेस्ट भी हेल्थ भी। तो कोल्ड ग्राइंडिंग की आपने बात की, कोल्ड ग्राइंडिंग आप फिर से बताएं कि एग्जैक्टली होता क्या है और इसके यूनिट इकोनॉमिक्स में फिर क्या फर्क आ जाता है? कोई भी प्रोडक्ट को जब आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होता है। दिस इज बेसिक साइंस। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज प्रोसेस हो रहा है, अगर उसका हीट आप कंट्रोल कर लिए, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी। सो स्पाइसेस में आने के पहले ये टेक्नोलॉजी फार्मा में या बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में ऑलरेडी यूज हुआ करता था, बट स्पाइसेस में कभी यूज नहीं हुआ। और ये बात जब हमें अपने रिसर्च में पता चला, तो हम इंडिया के पहले ब्रांड बने जिन्होंने ये कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी को स्पाइसेस में यूज किया। इसका जो फर्क, जैसे मैंने बताया, चाहे उसका स्पाइसेस आर मेड ऑफ ऑयल्स, उसका जो एक फ्रेग्रेंस होता है उसको ये इंटैक्ट करता है, क्योंकि जब आप ज्यादा टेम्परेचर में ग्राइंड करते हैं ना, सो कहीं ना कहीं उसके न्यूट्रिएंट्स ऑयल में फर्क पड़ जाता है, वो इवापोरेट हो जाते हैं। बट जब आप कूल ग्राइंडिंग में करते हैं तो वो इंटैक्ट रहता है। सो इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका प्रोडक्ट को आपको और बेटर फॉर्म में प्रोवाइड करता है ग्राइंड करने के बाद। ओके, तो इसके कॉस्ट में फिर ये आफ्टर कोल्ड ग्राइंडिंग आपका कॉस्ट बढ़ जाता है या कम हो जाता है? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ता, कॉस्ट सिमिलर है। इट्स जस्ट द बेसिक साइंस। क्योंकि कूल ग्राइंड टेक्नोलॉजी में हम एयर के हेल्प से ग्राइंड करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता है। इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट जो रनिंग कॉस्ट है वो सिमिलर है किसी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो जो लोग घर पे मसाले बना रहे हैं उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है? नहीं है। ओके, और आपके पास नो ह्यूमन टच की पूरी फैसिलिटी है। हाँ, तो यही फर्क है। जैसे मैंने बताया कि घर में लोग आज बना के बेच रहे हैं, बट वो स्टैंडर्ड नहीं है। आज एफएसआई के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, किसी भी फूड प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड है। सी, आज के दिन में कंज्यूमर पे करने से नहीं हिचकिचाता है, उसके पास पैसा है, उसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। सो घर पे बना के बेचे इज ओके, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब है या नहीं है, बट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, दुनिया इवॉल्व हो रहा है। सो आज के जमाने में नए टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक अच्छा प्रोडक्ट सारे कस्टमर को चाहिए। सो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अगर आपका एक मसाला पैकेट है, फॉर एग्जांपल किचन किंग का, जॉफ किचन किंग, राइट, सबको लगता है जॉफ अलग है, किचन किंग अलग है, बट जॉफ किचन किंग एक मसाला पैकेट है, तो आप उसका यूनिट इकोनॉमिक्स समझाइए कि आपके पास आपका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग सब, फिर आपके पास प्रॉफिट कितना बचता है उस पर? सी, लास्ट ईयर का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था नियरली 33-35%। ओके, कोई भी प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं उसका एक एमआरपी होता है, उस पर एक डिस्काउंट होता है जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, रिटेलर को मिलता है। अगर हम ऑनलाइन सेल्स करें तो कंज्यूमर को हम कंज्यूमर ऑफर के हिसाब से डिस्काउंट देते हैं, जो आप देखते हैं 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, ये कंज्यूमर ऑफर है। कुछ मार्जिन प्लेटफॉर्म ले जाता है। सो ये सब चीज काटने के बाद, सारे जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं उनको देने के बाद, फिर हमारा मार्जिन बचता है। सो नियरली वो 33-35% है। अगर आपने 100 रुपीज की सेल की है एक पैकेट पे, तो आप मुझे ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं कि किसमें कितना इंफ्रा, सैलरीज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एंड आपके पास कितना बचता है? सी, अगर 100 रुपए का मैंने प्रोडक्ट बेचा है, हाँ, तो समझ लीजिए 65 से 67 रुपीज के आसपास उसका कॉग्स है। कॉग्स मतलब रॉ मटेरियल उसका हो गया, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इनवर्ड फ्रेट, जो भी कॉस्ट को बनाने में लगा। उसके बाद जब आप डिवाइड करना चालू करते हैं तो मार्केटिंग हो जाता है। हमारा मार्केटिंग बजट नियरली 10-15% है। आउटवर्ड फ्रेट कॉस्ट नियरली 3-4% आता है। सैलरी कॉस्ट इज नियरली 7-8%। ओके, कुछ
थोड़े बहुत मिसलेनियस फिक्स कॉस्ट है वो 2-3-4% आता है. ओके So, जो लास्ट ईयर का हमारा एबिटा था दैट वाज नियरली 1-2%. सो हमने जस्ट ब्रेक इवन किया था. 23-24 का नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे. ओके ग्रेट. ये आपने लॉन्च किया 18 में राइट? तो 2018 के बाद जब आपने लॉन्च किया, आपका फर्स्ट 1 करोड़ कब बना? हमने तो फर्स्ट ईयर में 16 करोड़ का बिजनेस कर दिया था. 16 करोड़ इन अ ईयर? या ये आपने जो फर्स्ट ईयर ही हमारा 16 करोड़ का बिजनेस आया था. तो ये आपने कैसे 2018-19 क्रैक किया? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रैक किया आपने? उस टाइम हम लोग ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में ही थे क्योंकि ग्रोसरी में ऑनलाइन बाइंग आया नहीं था. सो वी वर बिट एग्रेसिव. हमने एक साथ ही 15-16 स्टेट में लॉन्च कर दिया था. काफी सारा मैन पावर था. बट या क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ ग्राइंडिंग जो मैंने बात किया. इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग ऑल्सो वी आर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस जिपलॉक Ziplocs, पैकेजिंग इन स्पाइसेस. सो वो कभी लॉन्च नहीं हुआ था इंडिया में. इंडिया में बॉक्स पैकेजिंग सारे ही ब्रांड्स का आया करता था. एंड वी हैड शिल्पा शेट्टी एज अ ब्रांड एम्बेसडर. शुरुआती दिनों से वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है. सो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का क्वालिटी, पैकेजिंग, एक ब्रांड एम्बेसडर और हमारा जो मार्केटिंग पोजिशनिंग था उसके वजह से इनिशियल रिस्पॉन्स ही हमें अच्छा मिला था. ओके, यू टॉक्ड अबाउट पैकेजिंग राइट? या मसालों के पैकेट्स में क्या होता है कि वंस यू ओपन अ पैकेट, उसके बाद उसमें एयर लग जाता है, मॉइस्चर लग जाता है. कहाँ से आपको ये आइडिया आया कि अब मैं जिपलॉक इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ? एंड जिपलॉक ने ही ज़ॉफ को ज़ॉफ बनाया है, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है. हाँ, ये बिल्कुल सही है. देखिए, जब भी एक फाउंडर एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है उसका सबसे पहला मेन काम क्या है कि वो क्या सॉल्व कर रहा है. किसी भी फाउंडर के लिए मतलब स्टार्टअप तो कोई भी चालू कर देगा. और आज इंडिया में वो कल्चर आ चुका है कि हर किसी को लगता है कि मेरा भी एक स्टार्टअप हो. डेफिनेटली होना चाहिए. बट एक समझना हमें बात बहुत जरूरी है कि वो एक्चुअली में सॉल्व क्या कर रहा है. कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि जस्ट हमें लगा और हमने स्टार्ट कर दिया. तो जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकलते हैं ना, तब उसको जो कंज्यूमर है, अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो उसको फिर वो चीज अच्छा लगने लग जाता है. हमने अपने रिसर्च में हमें ये पता चला कि सारे ब्रांड्स एक ही बॉक्स पैकेजिंग में पैक कर रहे हैं. जब हम उसका रीजन पता करने गए तो ये पता चला कि रिटेलर्स के लिए सेल करना इजी होता है, तो वो अपने सेल्फ में एक के ऊपर एक रख देते हैं. इसीलिए कोई चेंज करना नहीं चाहता क्योंकि रिटेलर को बेचना इजी है. और उस टाइम ऑफलाइन सेल्स ही हुआ करता था, आज ऑनलाइन सेल्स है. फिर ये समझ में आया कि वो पैकेट खुलने के बाद या तो आप रबर बैंड लगाते हो या उसको फ्रिज में रख देते हो. यस. सो इसको जो जुगाड़ बोलते हैं ना, ये जुगाड़ के सिस्टम से चलता हुआ आ रहा है पिछले 40 साल से. किसी ने स्टार्ट किया था, बाकी सब उसको फॉलो करते चले गए. बट ये समझ नहीं पाए कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज है. आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो बार बार खोल रहा है, बार बार रबर लगा रहा है, Correct. बार बार उसको फ्रिज में रख रहा है. अब उसके बाद इतने बार यूज करने के बाद ना नीचे जम जाता है और लगभग 20-30% उसका वेस्ट हो जाता है. ये बात मुझे नहीं पता कितने को रियलाइज किया होगा. सबने शायद ये पॉडकास्ट सुनने के बाद जब वो देखेंगे या जब एक्चुअली सेम चीज को समझने की कोशिश करेंगे, उनको पता लगेगा कि वो 20-30% वेस्ट हो गया है. सो ये आइडिया है कि हमें कुछ ऐसा पैकेजिंग चाहिए जो ये पर्पस सॉल्व करता हो. सो जिपलॉक पैकेजिंग का खासियत क्या था कि आप यूज करिए, जिप करिए, जहां बने वहां रखिए. आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं क्योंकि मसाले फ्रिज के लिए नहीं बने. यस. उसको एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए. हाँ. फिर हमने 4 लेयर पैकेजिंग इंट्रोड्यूस किया जिससे फ्री फ्लो हुआ स्पाइसेस का. तो लास्ट यूज तक जो आपने फर्स्ट यूज किया, लास्ट यूज तक सेम था. सो ये जो कन्वीनियंस है ये हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की और यही एक फाउंडर का काम है. और शायद आज के जमाने में ये लोगों को पसंद आया कि वाकई आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. राइट. कि क्वालिटी जो अच्छे ब्रांड्स है सबका सिमिलर ही रहता है. ऐसा ये नहीं होगा कि उसका बहुत अच्छा हो गया तुम्हारा बहुत कम हो गया. एक लेवल के ब्रांड का क्वालिटी सेम रहता है. बट आप एक्स्ट्रा क्या दे रहे हो? क्या आप उसके लिए कुछ कन्वीनियंस लेके आप आ रहे हो? क्या उसको यूज करने में अच्छा लग रहा है? तो वही हमारा बेसिक एजेंडा था और आई थिंक वो क्लिक किया. दैट्स ग्रेट. क्योंकि या तो आप उन्हें कोई सोल्यूशन बेटर तरीके से प्रोवाइड करें या उनका लाइफ कन्वीनियंट बना दें. एंड आई थिंक दोनों ही कर दिया ज़ॉफ. दोनों ही ट्राई किया. मतलब क्योंकि ये जो स्पाइसेस इंडस्ट्री है ऑलरेडी बहुत प्लेयर्स है और बिना कुछ अलग किए अगर जाते तो शायद उस भीड़ में मिल जाते. तो कोशिश ये रहा कि कुछ अलग करते हैं और वो पे ऑफ कर गया. दैट्स ग्रेट. शिल्पा शेट्टी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बहुत स्टार्टिंग में बनाया था राइट? तो आप उसका ROI मेजर कैसे करते हैं? सेलिब्रिटी का ROI आप ऐसे मेजर कर ही नहीं सकते. ये अगर कोई करने जा रहा है तो कभी सेलिब्रिटी को रख ही नहीं पाएगा. Okay. मेरा ये मानना है कि सेलिब्रिटी किसी को सेल्स ला के नहीं दे सकता. सेलिब्रिटी एक परसेप्शन क्रिएट करता है. और हमारा भी आइडिया ये था कि एक ब्रांड एम्बेसडर ऐसा लिया जाए जो नेशनल लेवल पे एक हेल्थ आइकन है और शायद उसके आने से कस्टमर को ये लगे यार प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है. वो परसेप्शन हमने डेवलप किया शिल्पा शेट्टी के साथ. अगर आप मुझे पूछेंगे आज तक उनके वजह से कितना ROI आया तो मुझे इसका आंसर भी नहीं पता और मुझे पता भी नहीं कि आया है कि नहीं आया है. बट मुझे इतना जरूर पता है कि उनके रहने से आज लगभग 7 साल हो गया, एक परसेप्शन जो हमने क्रिएट कर पाया कि ज़ॉफ एक प्रीमियम ब्रांड है वो रिलेट हो पाया कहीं ना कहीं कंज्यूमर के साथ. और जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो अल्ट्रा प्रीमियम की तरफ का है. सो बहुत ही जल्दी ज़ॉफ अल्ट्रा प्रीमियम सीरीज लॉन्च करेगा.
वो एक नेक्स्ट लेवल होगा इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस जो हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे। शायद ऐसा आज तक किसी ने कभी नहीं किया। कोई एक नया प्रोडक्ट का एग्जांपल? प्रोडक्ट नया नहीं, प्रोडक्ट तो वही रहने वाला है, बट तरीका बदल जाएगा कस्टमर तक पहुंचाने का। वैसा प्रोडक्ट जो इजीली अवेलेबल नहीं है, वही मसाले, बट डिफरेंट वे से, डिफरेंट पैकेजिंग से, डिफरेंट फॉर्म, जो किसी प्रीमियम कस्टमर जो खोजना चाहता है उसे यूज करना है बट उसे मिलता नहीं है। सो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जिसे अच्छा स्पाइसेस चाहिए, जो पे कर सकता है, उस तक हम वो प्रोडक्ट पहुंचा पाए। आप कर कैसे रहे? वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, ये सब क्रैक करना बिना वीसी फंडिंग के। आप लोग Amazon और फ्लिपकार्ट के भी टॉप सेलर्स बन गए, कैसे किया आपने ये? जब ये ऑनलाइन का ट्रेंड चालू हुआ, लगभग 2014-15 की बात है, 2-3 ब्रांड है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। वो था मामा अर्थ, बोट जैसे ब्रांड जो बहुत आगे बढ़े उस टाइम, क्योंकि वो प्रोडक्ट लोगों को शूट कर रहा था। कहीं ना कहीं जब मैं 2018 में स्टार्ट किया ब्रांड, तो मुझे भी था कि मुझे भी ऑनलाइन बेचना है। ऑफलाइन तो पूरी दुनिया बेच रही है, बट उस टाइम ये था कि ऑनलाइन कौन खरीदेगा मसाले। मैं जब बहुत सारे लोगों को बताता भी था तो लोग हंसते थे कि मसाले, वो भी ऑनलाइन, हर घर के बगल में मिलता है मसाले, और कौन ऑनलाइन खरीदेगा। बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि अगर कुछ कैटेगरी को बेनिफिट मिला है तो मुझे भी मिलेगा कभी ना कभी। तो कोशिश जारी रही, जैसे तैसे करके मेटा के थ्रू, गूगल के थ्रू कस्टमर को वेबसाइट, पर्पस आता था कि उनको वेबसाइट लाया जाए। बट स्टिल वेबसाइट में लोग आते थे, बट उतना सेल नहीं होता था क्योंकि लोग वेट करना नहीं चाहते थे स्पाइसेस के लिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए कस्टमर वेट कर लेगा 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। एपरल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पर्सनल केयर हो गया। बट ग्रोसरी बाइंग ऐसा है कि तुरंत चाहिए। करेक्ट भाई, आप या तो जाते हो मॉडर्न ट्रेड, जाके 1 महीने का लेके आ जाते हो, या आप थोड़ा थोड़ा टॉप अप करते रहते हो अपने किराना दुकान से, जो घर के पास किराना दुकान है। बट जैसे ही कोविड आया, और कोविड के बाद एक बिहेवियर चेंज हुआ लोगों का ऑनलाइन बाइंग का, उसमें ग्रोसरी भी एड ऑन हो चुका था। बस वही मौका था जब मैंने देखा और उसी को मैंने क्रैक किया। आप फर्स्ट मोड एडवांटेज बोलिए कि जब कोई समझ भी नहीं पाया था, सोच भी नहीं पाया था कि मसाले भी ऑनलाइन बिक सकते हैं, उस टाइम मैंने फोकस करना चालू किया। उस हर प्लेटफॉर्म पे फोकस किया जहां से मुझे सेल्स मिल सकता था, और लगभग 1-1.5 साल के अंदर मैं 1 मिलियन कस्टमर तक पहुंच चुका था, जिनको मैंने अपना प्रोडक्ट ट्राई करा लिया। बस उतना बड़ा कस्टमर बेस आ चुका था। उसके बाद आगे बढ़ते गया चीजें, लोगों का ऑनलाइन बाइंग बिहेवियर बदलता गया, फिर क्विक कॉमर्स आ गया। जैसे ही क्विक कॉमर्स आया और मुझे पता चला कि क्विक कॉमर्स 10 मिनट्स में डिलीवरी कर रहा है, वो मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट बन गया कि मुझे क्विक कॉमर्स में होना ही होना है। तो अब क्विक कॉमर्स का गेम आ चुका है। जो ई कॉमर्स का जर्नी चालू हुआ था, वो क्विक कॉमर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो ये बोल सकते हैं कि एक जो विजन था कि मसाले लोग ऑनलाइन बाय करें, जब मुझे मौका मिला, मैंने उसी टाइम उस मौके को जाने नहीं दिया, और शायद उसी के वजह से आज ज़ॉफ एक ई कॉमर्स फर्स्ट ब्रांड बन के पिछले कुछ सालों में आगे आया है। That's great. क्यू कॉमर्स पे आप लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड है? सारे प्लेटफॉर्म्स में। आज के दिन में इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स का, जहां पर हम नहीं है। That's nice. क्यू कॉमर्स पे भी बहुत सारे मसाले ब्रांड्स हैं, उस पे भी आप लोग टॉप ब्रांड कैसे बन चुके हैं अभी तक? ब्रांड्स तो देखिए हर जगह होगा, कॉम्पिटिशन हर जगह होगा। कस्टमर को आप क्या वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हो अपने प्रोडक्ट से, वो मैटर करता है। सो जैसे जिपलॉक पैकेजिंग से जर्नी चालू हुआ, हम कस्टमर को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे जो कस्टमर के पास कभी था ही नहीं। पिछले 2-3 सालों से जब ये ऑनलाइन बाइंग चालू हुआ मसाले में, एक चीज समझ में आया कि सिर्फ पाउडर स्पाइसेस नहीं, होल स्पाइसेस कस्टमर को चाहिए। खड़े मसाले, और खड़े मसाले में कोई भी ब्रांड बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। ये खड़े मसाले नॉर्मली लोग मॉडर्न ट्रेड से लाया करते थे, जहां पे मॉडर्न ट्रेड अपने प्राइवेट लेवल में पैक करके बेच रहा था, या किराना दुकान से जो बड़े बड़े बोरे में मटेरियल लेके आता था और निकाल के पॉलिथीन में बेचा करता था। ये गैप समझ में आ गया जब ऑनलाइन बाइंग चालू हुआ कि लोग ऐसा कुछ सर्च कर रहे हैं। सो हमने उस पर काम करना चालू किया। सो आज देखेंगे हमारा 45-50% बिजनेस खड़े मसाले से आता है, और हमारा नेक्स्ट जो हमारा लेटेस्ट कैंपेन आया है वो ये बोलता है कि खड़े मसाले मतलब ज़ॉफ। सो हम इस कैटेगरी को ही ओन करना चाहते हैं। सो आइडिया ये है कि कस्टमर का नीड को समझ के उस प्लेटफॉर्म पे उन तक वो मैसेज पहुंचाना थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उस पे हमने मास्टरी हासिल की है पिछले कुछ सालों में, और उसी के थ्रू ही हम कस्टमर के पास रहते हैं। आप कस्टमर के जितने पास रहेंगे इस प्लेटफॉर्म में, उतना कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहेगा। तो पहले तो हमने उनका जरूरत को समझा शुरुआती दिनों से। अगर कन्वीनियंस की बात करें तो जिपलॉक एक कन्वीनियंस था। होल स्पाइसेस मिलता ही नहीं है। अगर आप भी अपने घर में जाके पूछेंगे कि खड़े मसाले आप कहां से लेके आते हैं, आप भी बोलेंगे या तो मॉडर्न ट्रेड से लेके आते हैं या अलग अलग दुकानों से लेके आते हैं, एक ब्रांड का मिलता नहीं है। तो कस्टमर का प्रॉब्लम था, उसके घर में सबसे ज्यादा खड़े मसाले यूज होते हैं और उसको मिलता ही नहीं एक ब्रांड का। तो प्रॉब्लम समझ के जितना आप कस्टमर के पास रहोगे, उतना कस्टमर आपके पास आएगा। ग्रेट। आप लोगों ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी इसमें काफी की होगी, राइट? या
आफ्टर रनिंग मेटा एड्स आपके D2C का कन्वर्जन रेट क्या हो जाता है? सो सी D2C का मेरा बहुत कोई बड़ा सेल नहीं है, मैं D2C में बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करता। D2C तो आप समझिए उन कस्टमर के लिए है जिनको कभी कुछ ट्राई करना है, उन्होंने आया है, प्रोडक्ट खरीद लिया, दैट्स इट। कभी कभार कस्टमर एक्विजिशन हो जाता है, कभी कभार कोई हम ऑफर रन कर लेते हैं। मेरा मेजर बिजनेस आज भी क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स से आता है, क्योंकि कस्टमर नीड्स फास्ट डिलीवरी। D2C में वो ऑप्शन नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता है। That's जब right. कोई कॉमर्स में 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स में पहुंच रहा है, सो हमारा फोकस ही क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स है। बट D2C हमारा वेबसाइट है, लोग आके हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसी के लिए वो यूज हो रहा है। राइट। और अभी तक एक जो ब्रांडिंग बनी है आपकी एवर सिंस 2018, लगभग आपने एक ब्रांड बनाने में अभी तक कितना स्पेंड कर लिया होगा इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, मार्केटिंग, एड्स, एवरीथिंग? सो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, सो नियरली 40 क्रॉस 40 crores ओवरऑल फॉर एवरीथिंग। या सो 40 क्रॉस में हमने आज तक लगभग 300 करोड़ का स्पाइसेस भी सेल कर दिया है जब से स्टार्ट किया तब से। अगर कोई आपसे कोई नया एज एंटरप्रेन्योर पूछना चाहता है टॉप 3 मार्केटिंग चैनल्स जहां से सबसे ज्यादा ROI मिला, तो क्या होगा वो? सी देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि कोई ऐसे टॉप 3 बता दो चैनल जिसमें सारे कैटेगरी फिट हो जाए, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में हो, आपका प्रोडक्ट क्या है। आप Okay. ग्रोसरी है तो D2C कभी भी आपके लिए प्रॉपर चैनल है ही नहीं, क्योंकि लोगों को फास्ट डिलीवरी चाहिए। करेक्ट। लेकिन आप एपरल्स हैं तो D2C आपके लिए एक अच्छा चैनल बन सकता है, जो मेटा से या गूगल से आप ट्रैफिक लेके आते हैं अपने वेबसाइट में, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। सो इट डिपेंड कि आप किस कैटेगरी में है। अगर आपका कैटेगरी कस्टमर को वेट करवा सकता है डिलीवरी के लिए, तब तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने वेबसाइट से करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो कस्टमर आ रहा है उसका डेटा आ रहा है, उसका बिहेवियर आप स्टडी कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, सारे SKU लिस्ट नहीं कर सकते। बट कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स को मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया है। D2C में आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हो जो रेट में आपको सेल करना है। सो चैनल जो डिसाइड करना है वो आप कैटेगरी के हिसाब से करोगे कि आपका प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है। D2C करना है या कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स करना है या मिंत्रा करना है या फ्लिपकार्ट करना है। इसके बाद मॉडर्न ट्रेड एक ऐसा चैनल है, एक्सपेंसिव है बट कस्टमर आपका प्रोडक्ट को फील कर पाता है। जैसे अभी हमने जस्ट मॉडर्न ट्रेड में लॉन्च किया रिलायंस के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर आगे खुद देख रहा है प्रोडक्ट को, जो ऑनलाइन या GT में ज्यादा फील नहीं कर पाता है। जनरल ट्रेड में वो जाके शॉपकीपर को बोलता है और उसको प्रोडक्ट मिल जाता है। ऑनलाइन पे वो फील नहीं कर पा रहा बट प्रोडक्ट को देख रहा है। मॉडर्न ट्रेड में वो फील कर पाता है। सो सेल करना है तो जैसे ऑनलाइन करना है तो यू हैव टू चूज बिटवीन D2C एंड कोई कॉमर्स, ई कॉमर्स की क्या पहले चूज करना है, किसमें ज्यादा पैसा डालना है। मॉडर्न ट्रेड हो जाता है, फिर आ जाता है जनरल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, हॉरेका या कोई भी बल्क में जहां सेल हो सकता है। सो चैनल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि कहां मैं करूं। किसी को इंस्टीट्यूशंस में अच्छा लग रहा है, लेट्स से कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, वो होटल में, इंस्टीट्यूशन में बल्क सप्लाई कर सकता है। सो इट डिपेंड्स कि आपका कैटेगरी क्या है। एक बार आपका कैटेगरी फाइनल हो जाए फिर आप चूज कर सकते हैं कि मुझे फोकस यहाँ ज्यादा करना है, यहाँ थोड़ा करना है, उसके बाद यहाँ थोड़ा करना है। बट आइडिया ये है कि आपको हर चैनल में आप प्रेजेंट होगे तो ही आपका ब्रांड उस तरह से स्केल कर पाएगा। जैसे आपने ब्लिंकिट में जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया होगा, अगर एक नया स्पाइसेस ब्रांड है या ऑर्गेनिक फूड, हेल्थ ड्रिंक्स, एनीथिंग इन फूड कैटेगरी, कितना टाइम लगता है, प्रोसेस क्या है फॉर एग्जांपल अब ब्लिंकिट में लॉन्च करने का, और क्या परसेंटेज आपके पास रहता है, कितना आपको प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है? इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू। मैंने जब लॉन्च किया था सिचुएशन डिफरेंट था, तब कोई कॉमर्स इवॉल्व हो रहा था। आज सिचुएशन डिफरेंट है। लिस्टिंग इज टफ, बहुत टफ हो गया लिस्टिंग। अगर लिस्टिंग हो भी गया तो आपको मल्टीपल SKUs नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गया है, उनका मार्जिन एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कैटेगरी को देखते हुए 25% से लेकर 40% तक रहता है। दैट लेवल ऑफ मार्जिन। फिर दे वांट कि आप कस्टमर को कंज्यूमर ऑफर भी पास करो, उसके बाद दे वांट कि आप मार्केटिंग भी करो। सो ओवरऑल अगर आप मिलाओगे तो sometime it can cross 70% also. For a product 70% the yes, q-com अगर आप platforms कहोगे की- हाँ कोई कॉमर्स, अब अगर मैं बताऊं तो मार्केटिंग लेड प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रहे हो, कस्टमर से ट्राई करा रहे हो। वो अब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हो कि जो आपको अच्छा ROI बना के दे सके। सो इट्स टफ टुडे। जिसको मौका मिलता है आई थिंक उसको उसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए अगर उसके पास स्पेंडिंग पावर है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे। लोगों के पास टाइम कम रहता है, अगर आपने सही मार्केटिंग किया तो आपका प्रोडक्ट कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाता है। क्या आपको अभी भी लगता है कि आपको बूटस्ट्रैप्ड रहना चाहिए था और फंडिंग नहीं उठानी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। क्यों रहना है बूटस्ट्रैप? जब आप फंडिंग उठाते हो, पैसा नहीं आता है, उसके साथ एक्सपर्टीज आता है उस फंड हाउस का, उनके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है दूसरे ब्रांड्स के साथ, वो सारी चीजें आता है। सो अगर मैं बताऊं, लगभग आज 8-9 महीना हो गया हमने अपना सीरीज A राउंड रेस किया था। बिलीव मी, जो टीम है हमारे साथ इतना क्लोजली काम कर रही है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप अपने हिसाब से काम कर रहे होते हो। एज अ फाउंडर आप जब तक बूटस्ट्रैप हो, वो आपका थॉट प्रोसेस है। करेक्ट।
बट एक ही थॉट प्रोसेस से दुनिया नहीं चलती है। आज हर सक्सेसफुल आदमी के साथ कुछ ना कुछ और लोग होते हैं जो उसे सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं। वैसे ही इन्वेस्टर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर लेवल पे गाइड करेंगे। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट रेस करना आप बोल सकते हैं मतलब हमारे लिए तो बहुत ही इफेक्टिव रहा है, क्योंकि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। सेकेंडली गेटिंग एक्सटर्नल इन्वेस्टर इज वेरी टफ आज के दिन में, जब तक आपका प्रोडक्ट सही नहीं हो। तो एक वो मिल गया हमें, और हमारे लिए आगे का पाथ खुल गया है कि हमें ग्रो कैसे करना है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन टू हैव इन्वेस्टर। इन्वेस्टर प्रेशर पे बहुत ज्यादा नॉइज है मार्केट में, यू गॉट लकी, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सी होता है, अब आप डिपेंड करता है कि आपने किन से पैसा उठाया है, वेदर इट्स अ पी, वेदर इट्स अ वीसी या एंजल फंड है, वो तो रहेगा, प्रेशर उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेट्स से वीसी है, वीसी रिस्क लेते हैं तो उनका प्रेशर हमेशा रहेगा, मोर रेवेन्यू, मोर ग्रोथ। मतलब उनको तो छोटा चीजें समझ में ही नहीं आता है, उनको तो ट्रिपल डिजिट में ग्रोथ चाहिए। प्राइवेट इक्विटी उतना ग्रोथ के लिए हंगर नहीं रहता, उनको स्टेबल ग्रोथ चाहिए। एंजल ने एकदम इनिशियली रिस्क लिया रहता है, तो उसको लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा आरओआई बने क्योंकि मैं रिस्क सबसे ज्यादा ले रहा हूँ। तो प्रेशर डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट है, बट देखिए पैसा किसी ने लगाया है तो आपसे एक्सपेक्ट भी करेगा, उसे भी अपना रिटर्न देखना है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। सो इन्वेस्टर प्रेशर तो देखिए रहेगा। अब उस आप प्रेशर को गुड बनाते हो या बैड बनाते हो आपके ऊपर है। अगर आप परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो तो आई थिंक प्रेशर हेल्दी हो सकता है, अगर आप परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर रहे हो तो वो प्रेशर आपके ऊपर बहुत हावी भी हो सकता है। सो आई थिंक जैसे बोलते हैं ना गुड स्ट्रेस बैड स्ट्रेस, वैसे गुड प्रेशर बैड प्रेशर। अगर आपका प्रेशर अच्छा है, कभी कभार आप अच्छा परफॉर्म करें तो गुड प्रेशर इज ऑल्सो गुड, क्योंकि कोई भी इंसान प्रेशर के सिचुएशन में सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। और ये हमेशा से रहा, हिस्ट्री रहा है कि जब तक आपके पास कोई प्रेशर नहीं है आप बहुत ईज आउट हो जाते हो। राइट। सो अच्छा है एंटरप्रेन्योर के ऊपर प्रेशर बना रहा है, इन्वेस्टर का तलवार लटकता रहे सो दैट कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव टू हैव। इतने सारे नॉइज के बीच में आप लोग शार्क टैंक पे भी आए, वहां से भी आपने फंडिंग ली, तो पोस्ट शार्क टैंक आप लोग को कैसा ट्रैक्शन मिल रहा है एंड हाउ हैज इट वर्कड आउट अभी तक आपके लिए? देखिए शार्क टैंक ने तो लाइफ चेंज कर दिया। मैं तो सभी को बोलता हूँ, सारे फाउंडर्स को, दैट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इतने सारे लोग आपके ब्रांड को जान जाते हैं, वो देख लेते हैं कि आपका ब्रांड क्या कर रहा है। अदरवाइज कैसा है कि आप कुछ भी कर रहे हो आइसोलेशन में कर रहे हो। अगर आपका इतना पैसा नहीं है तो शायद बहुत सारे लोगों के पास आप क्या चाहते हो, बेसिकली आप क्या बनाना चाहते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या, वो पहुंच भी नहीं पाएगा। मतलब एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो शायद शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब मोर नाचता है तो पूरी दुनिया देखती है। करेक्ट। तो शायद वही रहा है, और आई गेस हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल रहा है शार्क टैंक का। आपने उस टाइम कितना इक्विटी डाइल्यूट किया था? सो 1.25% इक्विटी में डाइल्यूट किया था फॉर 1 करोड़। और अभी तक आपने टोटल कितना डाइल्यूट कर लिया है? सो नियरली जो लास्ट राउंड था हमारा 40 करोड़ का था। 40 करोड़ या 40 करोड़ था। एंड फाउंडर्स के पास कितना इक्विटी होगा अभी? सो अभी हमारे पास नियरली 80% इक्विटी है। 80%। आपके को फाउंडर, आपके भाई, वो अभी तक हैं बिजनेस में? बिल्कुल, हम साथ में ही बिजनेस को रन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आशीष जी हमको ज़ॉफ के पेज पे और मार्केट करते हुए दिखते नहीं है, उनका क्या रोल है अभी और क्या करते हैं वो? सी कैसा होता है ना, जब दो लोग रहते हैं मोस्टली, जब रिप्रेजेंट करना है कहीं पर तो एक जन ज्यादा करता है, एक जन कम करता है। ये हमेशा से रहा है बिजनेस वर्ल्ड में कि कोई एक कैमरा फेस करना चाहता है, बातें करना चाहता है, तो ये वाला पार्ट मैं संभाल लेता हूँ। उनका काम ऑपरेशन लेड में ज्यादा है, मॉडर्न ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, सेल्स, गवर्नमेंट सेल्स, प्लांट ऑपरेशन वगैरह वो देखते हैं। ओके। सो वर्क इक्वली डिवाइडेड है, कुछ वर्क मेरे पास है, कुछ उनके पास है। बट हाँ, मीडिया में जाना है, ये सब पार्ट को मैं ज्यादा दिखता हूँ मैं। That's great. Okay. MDH और एवरेस्ट के जमाने में ज़ॉफ कैसे अपना ब्रांड बना के टक्कर दे रहा है? देखिए MDH और एवरेस्ट तो दिग्गज है। अभी ज़ॉफ उनको टक्कर दे वो पॉसिबल ही नहीं है, बट डेफिनेटली स्कोप सबके पास रहता है। वो इंस्पिरेशन है जो उन्होंने बनाया है इतने सालों में, वो काबिल तारीफ है। उनसे इंस्पिरेशन लेके आप आगे बढ़ते हो, जो आप कुछ नया बिल्टअप कर रहे होते हो, आप नए तरीके से करते हो। सबका सोच अलग अलग है। उनका एक सोच था, उन्होंने बिल्टअप किया, और ज़ॉफ का एक अलग सोच है। ज़ॉफ न्यू एज कस्टमर को टारगेट करता है, सो जेनजी मिलेनियल से उनको टारगेट करता है, क्योंकि ज़ॉफ को लगता है कि अब इंडिया में वो लोग ही डिसीजन मेकर हैं। सो हम उन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। हम कुछ नयापन लेके आते हैं, क्योंकि सबको आज के दिन में कुछ ना कुछ नया चाहिए। कस्टमर का बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, स्पेशली आज का ऑडियंस, तो हम वो नया चीज लेके आते रहते हैं। इनका जो बेस है, कस्टमर बेस है, एवरेस्ट MDH का वो पुराना बेस है, बहुत बड़ा ऑडियंस इनके साथ है, स्टिकीनेस है इस कैटेगरी में। सो उनका अपना अलग मार्केट है। मुझे उस मार्केट में जाना भी नहीं है, मुझे फाइट भी नहीं करना है। मुझे तो एक नए मार्केट में जो लोगों को कुछ नया ट्राई करना है विथ न्यू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट, मुझे उन लोगों के घर पहुंचना है। वो एवरेस्ट के 10 मसाले यूज करें,
जॉफ का एक करें, जॉफ खुश है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कोई भी कस्टमर 10 ही का 10 लेगा तभी वो जॉफ का कस्टमर है, किसी भी ब्रांड का कस्टमर है। हमारा एक है, जॉफ इज हैप्पी। आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, धीरे धीरे आपको पसंद आता है आप बढ़ाइए, बट ऐसा मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि वो सारा लेगा तभी मेरा कस्टमर बनेगा। बट यू अग्री कि आपके क्लाइंट्स ओवरलैप तो हो रहा है। ओवरलैप तो स्पाइसेस में होता ही है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसके सारे प्रोडक्ट एक ही ब्रांड से। जैसे मैंने आपको बताया, एवरेस्ट एमडीएच खड़े मसाले में नहीं है। मसाले में बहुत सारे टाइप्स हैं, खड़े मसाले हैं, पाउडर है, ब्लेंडेड है, सीजनिंग्स है। तो हर कस्टमर के पास अलग अलग ब्रांड्स है। पाउडर में भी मल्टीपल ब्रांड्स हो सकते हैं, खड़े में भी मल्टीपल ब्रांड हो सकते हैं। सो बस कस्टमर के यहाँ हमारा 1 या 2 प्रोडक्ट पहुंच जाए, उसको बता रहे कि जॉफ का एक प्रोडक्ट है, इसका ही प्रोडक्ट अच्छा आता है, वी आर हैप्पी। एक मसाले का छोटा पैकेट, अंदर 100 करोड़ का विजन, ये कैसे कर रहे हैं आप? इंडिया का पॉपुलेशन देखिए आप, 150 करोड़ का पॉपुलेशन होने वाला है। क्या नहीं हो सकता है यहाँ पे? आप बस एक नंबर आप कैलकुलेट करिए, किसी के पास 10 लाख लोग हैं और वो 10 लाख लोग से 500 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, महीने का 50 करोड़ का बिजनेस होता है। करेक्ट। उसको आप साल में मिला लो 1200-600 करोड़ का, तो 100 करोड़ तो बहुत ही छोटा सा चीज है। मतलब मैं सिर्फ 10 लाख लोगों की बात किया, इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। आपको बस वैसे कस्टमर चाहिए, लॉयल कस्टमर जो एवरी मंथ आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और आप नंबर्स देख सकते हो क्या है। बस वही है, वही विजन था। इतना बड़ा इंडिया है, अगर आप एक ब्रांड बिल्टअप कर पाते हैं तो फिर आपको कुछ भी नंबर पॉसिबल है। तो जो शुरुआत है 100 करोड़, आई थिंक बहुत बड़े नंबर का एक विजन है। बहुत घरों तक पहुंचना है। जैसे मैंने बताया, एक प्रोडक्ट भी पहुंच जाए तो जॉफ लगेगा कि चलो एक घर आ गया। करेक्ट। तो कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा घर पहुंच पाए। आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ दोनों कैसे मैनेज किया? आज के दिन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को ओमनी चैनल बोला जाता है। ओमनी चैनल, करेक्ट। कोविड के पहले ऑफलाइन का दौर था, कोविड के बाद ऑनलाइन का दौर आया 2-3 साल के लिए। बट जो आज का टाइम है वो ओमनी चैनल हो गया है। जो ब्रांड ऑनलाइन पे अच्छा परफॉर्म करता है उसको ऑफलाइन पे एक पर्पस मिल जाता है परफॉर्म करने का। आज जाके वो बता पाता है कि मैं ऑनलाइन पैसा कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन में अच्छा कर रहे हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि ब्रांड ऑनलाइन में अच्छा कर रहा है, ऑफलाइन में बाइंग चालू हो जाता है। वही है, एक न्यू एज ब्रांड अगर ऑनलाइन पे सक्सेस मिल जाता है उसको, तो उसके लिए ऑफलाइन ईजी हो जाता है। और इंडिया का ऑफलाइन मार्केट बहुत बड़ा है, 80-85% मार्केट ऑफलाइन का है, 15-20% ऑनलाइन का है। तो आपको दोनों जगह रहना पड़ेगा नंबर्स के लिए, अदरवाइज आपका ग्रोथ लिमिट हो जाएगा। सो ऑनलाइन पे जो सक्सेस मिला हमें, अब हम ऑफलाइन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट 3 इयर्स हमारा पूरा फोकस ऑफलाइन में रहने वाला है। ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा, हम ऑफलाइन में ज्यादा काम करने वाले हैं, सो दैट कि हम ऑफलाइन मार्केट को भी ग्रैब कर सकें जैसा हमने ऑनलाइन पे किया है। ऑनलाइन मार्केट बनाते हुए ऑफ कोर्स फाउंडर्स ने कुछ तो कभी गलतियां की होगी, राइट? एक कोई ऐसा कोई मार्केटिंग कैंपेन या आइडिया होगा आपका ब्रांड बिल्डिंग में जो कि कंप्लीटली फेल हो गया हो? जी, मार्केटिंग में आइडियाज तो बहुत सारे आते रहते हैं, चलते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा मुझे कोई याद तो नहीं आ रहा है कि कोई मेरा फेल हो गया, क्योंकि वी आर ए न्यू ब्रांड। ये डिफाइन करना कि इसी ब्रांड से मेरा चला, इससे नहीं चला, वो टफ हो जाता है इस स्टेज में, क्योंकि आप एक साथ 10 चीजें मार्केट में फेंकते हो, 10 आइडियाज फेंकते हो, और सबका थोड़ा कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा होता है। सो आई थिंक इस टाइम पे मुझे ये बताना कि मेरा वो नहीं चला, ये चला, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आप जब एक थोड़े स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन जाते हो तो उसके बाद आप ज्यादा अच्छा मेजर कर पाते हो कि आज मैंने इस साल ये कैंपेन निकाला और ये बहुत अच्छा चला करके। फिलहाल अभी मेरे पास ऐसा एग्जैक्टली फिगर आउट करना टफ होगा, क्योंकि हमने जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में फोकस किया है, जो कस्टमर को कन्वीनियंस के बारे में बताया है, उसी के हिसाब से कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है। सो फिलहाल अभी मेरे पास वो आंसर नहीं है। ओके। जॉफ आज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जॉफ प्रॉफिटेबल बिजनेस था। अभी जब हमने फंड रेज किया है तो हम काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे ऑफलाइन की बात किया, टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, हम मॉडर्न ट्रेड जा रहे हैं, हायरिंग काफी स्पीड में हुआ है हमारे यहाँ। करेक्ट। सो वो एक इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स के लिए रहेगा, तो उसके बाद हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। वैसे ऑपरेशन अगर वैसे देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है, बट बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट काफी कर रहे हैं, सो शायद नेक्स्ट 2 ईयर्स तक हम उतना प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। Okay. Maybe will be slightly EBITDA negative. आपकी की हायरिंग्स टॉप लेवल पोजीशंस में कौन कौन सी है? हमारे यहाँ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, we have a chief growth officer, we have a vice president, we have a plant head. ये 3-4 की पोजीशंस है फिलहाल, एंड कुछ पोजीशंस अभी खाली है जिसके लिए हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। क्या एक मसाला ब्रांड को इंडिया का नाइकी बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप देखो, इंडिया से लगभग हर साल 35,000 करोड़ का स्पाइस एक्सपोर्ट होता है। पूरा वर्ल्ड 180 कंट्री से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडियन स्पाइसेस, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो कमोडिटी बन के रह गया है। सीजनिंग्स या स्पेशलाइज्ड मसाले की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 0.7% है सीजनिंग का स्पेशलाइज्ड मसाले जो इंडिया बेचता है बाहर, अदरवाइज बाकी जो डोमिनेंस बाकी कंट्री का है। सो वो लोग इंडिया से कमोडिटी खरीदते हैं सस्ते भाव में और उसको महंगा करके बना के बेचते हैं। तो अगर हम ये क्रैक कर पाते हैं, क्योंकि
स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो हो रहा है, इंडिया से ही जाता है। हम्म, अगर हम यहीं से ही जो प्रोडक्ट चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज में अगर हम इंडिया से बना के और बाहर सेल करें तो मसाला भी नाइकी बन सकता है, जो अभी तक किसी ने कभी ट्राई नहीं किया। क्या पता जॉफ ही फर्स्ट। सो बिल्कुल कोशिश जारी है। ये विजन के साथ जब मुझे ये फिगर सामने आया था कि इस हार्डली 0.7% जो कुछ भी नहीं होता, तो मेरे लिए भी शॉकिंग था। ये मेरे दिमाग में है, ध्यान में है कि अगर हम इंडिया से उस लेवल का प्रोडक्ट बना पाए, बेसिकली सीजनिंग सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होता है, तो आई गेस कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया से मसाले में कोई नाइकी बन पाएगा। राइट। वेलनेस कैटेगरी में जितने भी होते हैं, फिटनेस वेलनेस में, आज के डेट में उन्हें एक प्रीमियम लेवल पे देखा जाता है। इंडियन कस्टमर्स का मसालों को लेके आज कैसा माइंडसेट है जो शायद 10 साल पहले नहीं था? मसाले ना हमेशा बताऊं तो कभी भी इंडियन कस्टमर के बाइंग लिस्ट में कभी प्रायोरिटी में नहीं रहा। ये बहुत ही सैड है कि मतलब बहुत सारी चीजों में बाकी में पैसा खर्चा करना चाहते हैं, पर जब मसाले की बात आती है उनको सस्ता ही चाहिए। एक बिहेवियर है, जब भी किसी किराना दुकान में जाएंगे बोलेंगे या सस्ते मसाले दे देना। सो ये आज तक समझ नहीं आया कि मसालों को लेके उनका पेइंग बिहेवियर क्यों नहीं बदला है। जो ब्रांड यूज करते हुए आ रहे हैं उसी को यूज करते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि कैसे सस्ता हो जाए, बट ये भूल जाते हैं कि मसाले में सबसे ज्यादा अल्ट्रेशन होता है। सो कहीं ना कहीं वो एक बिहेवियर चलता हुआ आ रहा है। बट पिछले कुछ सालों में आफ्टर कोविड, जैसे मैंने आपको खड़े मसाले की बात किया या बहुत सारे मसालों के बारे में जब बहुत सारे न्यूज आए कि इतना मिलावट होता है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर थोड़ा सा बदल रहा है। आई थिंक कंज्यूमर समझने लग गया है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके हेल्थ को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। Exactly, हाँ। हमें अगर अच्छा प्योर स्पाइसेस मिल जाए थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा देके तो हमें वो खरीदना चाहिए। एंड आई थिंक ये एक बिहेवियर चेंज मैं देख रहा हूँ और इसी के लिए ही ज़ॉफ अब एक अल्ट्रा प्रीमियम रेंज की तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी हम एक अल्ट्रा प्रीमियम रेंज लॉन्च करेंगे जिसपे कि और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी और हाई ग्रेड ऑफ स्पाइसेस हम इंडियन कंज्यूमर तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि नॉर्मली एक्सपोर्ट होता है। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में पेइंग कैपेसिटी नहीं है, पर जब भी अच्छे हाई ग्रेड मसालों की बात होती है तो वो एक्सपोर्ट होता है। तो उस चीज को अब कोशिश है ज़ॉफ का कि वो इंडियन कस्टमर तक भी लाके पहुंचा पाए। काफी सारे लोग जो D2C ब्रांड्स बना रहे हैं वो गलतियां कर रहे हैं आज भी। वो लोग ब्रांड बिल्डिंग के टाइम पे क्या भूल जाते हैं? क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? सबको हड़बड़ी है। वो ऐसा लगता है कि बस ओवरनाइट बस ब्रांड बन के खड़ा हो जाए। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और बस मेरा प्रोडक्ट चल पड़े। ये गलती मैंने भी किया था। आज मैं अपनी गलती से बता पा रहा हूँ, लर्निंग से बता पा रहा हूँ कि जो चैलेंजेस आए उससे बता पा रहा हूँ। आपने एक प्रोडक्ट चूज किया है, आप एक फाउंडर है, आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आप मार्केट में प्रोडक्ट लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपका प्रोडक्ट लेके आते ही सब आपका प्रोडक्ट यूज करना चालू कर देंगे? अरे कंज्यूमर को तो टाइम दो थोड़ा सा, उसे भी आपका प्रोडक्ट जानने दो। कुछ लोग ट्राई करेंगे, कुछ लोग रिव्यूज देंगे, कुछ लोग बताएंगे प्रोडक्ट अच्छा है, कुछ वर्ड ऑफ माउथ से फैलेगा, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हड़बड़ी किस बात की है? इतना कौन सा रेस में भागना है कि आज ही सब कुछ चाहिए? अगर आपने कुछ चीज बनाया है तो उसको तरीके से बनाइए। D2C ब्रांड टेक्स टाइम। आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाइए, आप अवेयरनेस क्रिएट करिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। जब अवेयरनेस होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो कस्टमर झक मार के आएगा। भाई सबको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, ऑलरेडी वो उस प्रोडक्ट के लिए किसी को पे कर रहा होगा, आपको पे करेगा। तो ये हड़बड़ी वाला जो सिस्टम है ना, ये भूल जाओ। हर चीज को टाइम लगता है, इसको भी टाइम लगेगा। और अगर ये आपने समझ लिया तो आई थिंक फिर आपको सक्सेस मिल जाता है। That's great. ज़ॉफ को अगर आप आज दोबारा शुरू करते तो आप रीस्टार्ट कैसे करते? क्या गलती आप नहीं करते और क्या फिर से करते? पता नहीं रीस्टार्ट कैसे करता। सुन के ही डर लग रहा है। आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करता, क्या जर्नी रहता। मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं सिचुएशन अलग होता है। और आज कोई किसी को स्पाइसेस स्टार्ट करना है, वो बोलेगा जैसे ज़ॉफ किया मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो शायद पता नहीं वो सक्सेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमारा पहला 3 साल जब हम ऑफलाइन करे थे, बिगेस्ट डिजास्टर था हमारे लिए। फेल हुए हम उसमें मल्टीपल टाइम्स। ऑनलाइन जर्नी हमारा सक्सेसफुल रहा। लास्ट 3-4 इयर्स की बात करूं, जो भी हमें सक्सेस मिला, हमें इसको आगे नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। सो आई थिंक टफ हो जाता है क्योंकि सिचुएशन बहुत मैटर करता है, टाइमिंग बहुत मैटर करता है, कस्टमर बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो हमें कुछ एडवांटेज मिला, जब नेक्स्ट टाइम कोई बनाएगा उसको कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो आई थिंक मैं सोच भी नहीं पाता कि दोबारा कैसे स्टार्ट करता। पर एक चीज होती है प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपके लिए कंज्यूमर फीडबैक में सबसे की मोमेंट क्या था कि आपको लगा कि चल मेरा प्रोडक्ट अब वैलिडेट हो गया है, अब मैं मार्केट में जाऊंगा और अग्रेसिवली इसको स्केल करूंगा? व्हाट वाज दैट मोमेंट? स्पाइसेस, जैसे मैंने बताया कि जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो मोरओवर सिमिलर सेम रहते हैं। मतलब एकदम ऐसा नहीं कोई बोल पाएगा कि ज़ॉफ का प्रोडक्ट एकदम ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया और इसका नहीं हुआ। 19-20 का फर्क रहता है, ठीक है। सबके अपने फॉर्मूला है। जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो भी क्लीन प्योर प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। बट जब हमारा पैकेट जाना चालू हुआ नए फॉर्म पे, हमारा प्रोडक्ट तो पहले मसाले टाइप दिखता ही नहीं था। आधे लोग को बिलीव ही नहीं होता था कि मसाले भी ऐसे आ सकते हैं, जो लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। हमारा डिजाइन का एस्थेटिक भी वैसा ही था। सो जब कस्टमर फीडबैक लेना चालू किए, जो फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें ये पता चला कि एक्चुअली जो हमने सोचा था कि हम एक
कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर को दिखने लग गया था कि वाकई मतलब हमें अपने प्रोडक्ट को फ्रिज में नहीं रखना है, हम यूज कर रहे हैं, फ्रेगनेंस वैसे का वैसा ही है जब स्टार्ट किए और जब एंड हो रहा है वही सेम फ्रेगनेंस है, सेम टेस्ट है। तो आई थिंक वो सुन के अच्छा लगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और कस्टमर को अच्छा लग रहा है। फिर आप जितना अच्छा क्वालिटी देते जाओ कस्टमर को पसंद आएगा ही आएगा, बट एटलीस्ट जो बेसिक्स था वो हमारा सही हो गया। और आपको बताऊं आज बहुत सारे ब्रांड जिपलॉक में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी रियलाइज किया कि एक्चुअली प्रोडक्ट नीडेड है मार्केट में। सो बहुत सारे ब्रांड जो दूसरे फॉर्म ऑफ पैकेजिंग में आते थे जिपलॉक में आ रहे हैं। आने वाले 5 साल में टिल 2030 ज़ॉफ का विजन क्या है? ऑनलाइन में तो नंबर 1, ये तो हमें मतलब डेफिनेटली जो हमारा जर्नी चल रहा है आने वाले 5-6 साल में हम नंबर 1 बनना चाहते हैं कि जब भी ई कॉमर्स की बात हो, कोई कॉमर्स की बात हो, ऑनलाइन बाइंग की बात हो, स्पाइसेस की तरफ ज़ॉफ का आ जाए। और 2023 तक विल ट्राई कि एटलीस्ट हम टॉप 5 में बन पाए स्पाइसेस में, कि इंडिया का टॉप 5 ब्रांड्स अगर बन पाए तो। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो स्पाइसेस में अपना ब्रांड अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे जैन स्पाइसेस, घर में जो मॉम बनाती है वैसी स्पाइसेस। अगर आपको आज एक लाइन ऑफ एडवाइस देना है उन एंटरप्रेन्योर्स को तो आप क्या बोलेंगे? सी अगेन स्पाइसेस में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत लोग नया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पुराने ब्रांड नया करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप अगर सेम सबके टाइप अगर एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में पहुंच जाएंगे तो वो टफ होगा। हमने भी कोशिश नहीं किया था, हमने एक गैप खोजा था और हर टाइम एक नया एंटरप्रेन्योर आएगा वो गैप खोजेगा। आज का जमाने का एंटरप्रेन्योर आज के जमाने के हिसाब से सोचेगा। मैंने 8 साल 10 साल पहले सोचा था और आज तो 5 साल में जनरेशन बदल जाता है। तो जो भी आज का एंटरप्रेन्योर है आज के हिसाब से सोचे, वही सोचे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, आज का जो कंज्यूमर है वो क्या चीज उसको अट्रैक्ट करेगा, रादर देन जस्ट एक प्रोडक्ट निकाला और मार्केट में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगा। रहा बात जैन का या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी का, वो काफी वर्क करता है। तो अगर नीश ऑडियंस चाहिए तो ये भी वर्क करता है कि आप उनका रिक्वायरमेंट समझ के उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना दीजिए। और आपको लगता है मास में जाना है तो मास के हिसाब से बनाइए। तो इट वर्क्स, बट ये है कि कुछ डिफरेंशिएशन फैक्टर हो जिससे कि रिजल्ट अच्छा मिल सके। ये ऐसा ना हो कि बस जस्ट अनदर ब्रांड, क्योंकि उनका मार्केट में उनके लिए ग्रो करना टफ हो जाता है। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम वो ना बने, हम हर टाइम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। इतना आसान नहीं है स्पाइसेस का भी ब्रांड बनाना, स्वाद से ज्यादा सिस्टम इम्पोर्टेंट है। मैं मतलब जब मैं खुद सोचता हूँ तो मुझे खुद ही मतलब सोच के ही डर लगने लग जाता है कि वाकई आसान नहीं है, बहुत टफ जर्नी है। यस, हमने देखा है, हमने जिया है उस जर्नी को। राइट, पर बहुत छोटे जगह से आते हैं हम भी, उड़ीसा से आके रायपुर में सेटल होना और एक ब्रांड को ऑल ओवर द कंट्री तक लेके जाना, एंड वी आर ट्राइंग टू गो ग्लोबल एज वेल। तो आई थिंक ब्रांड जो है उससे इंसान बड़ा नहीं होता, बट बड़े सोच से होता है। और छोटे से आके इतना आगे तक जाना, और वो आपने तो कर दिखाया है। ज़ॉफ बहुत अच्छे से कर रहा है, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और या बहुत सारी इंसाइट्स भी मिली है आज, जो आज कोई एंटरप्रेन्योर बैठ के देखे तो एक मास्टर क्लास जैसे पेन पेपर लेके पढ़ना शुरू करे तो वो A to Z समझ पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमारे साथ ये सारा नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू।